हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर की 281 पोस्ट्स के लिए कुछ सबसे ज़रूरी एमसीक्यूज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है अपनी तैयारी शुरू करने का। मैं आपको आज ही एग्रो एकेडमी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती हूँ, जिसे आईआईटी अलुमनाई और सिलेक्टेड एएस द्वारा चलाया जाता है, और अपनी तैयारी को एक मजबूत शुरुआत दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सत्र। पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1। एक जॉ क्रशर में जो मूवेबल जॉ होता है वो प्रति मिनट किस फ्रीक्वेंसी पर घूमता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 100 से 150 बार, बी 250 से 400 बार, सी 500 से 600 बार, या डी 750 से 1000 बार। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। देखिए, जॉ क्रशर जो है वो साइज रिडक्शन के लिए कंप्रेशन फोर्स का इस्तेमाल करता है जी। तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो सही स्पीड पर निर्भर करती है। अगर स्पीड मतलब बहुत धीमी है तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, और अगर बहुत तेज हुई तो? और अगर बहुत तेज है तो चट्टानें ठीक से क्रश होने से पहले ही नीचे से निकल सकती हैं। इसीलिए एक ऑप्टिमल रेंज रखी जाती है। अच्छा, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल, और वो रेंज आमतौर पर 250 से 400 बार प्रति मिनट होती है। तो इसका मतलब सही उत्तर है बी। हाँ, सही उत्तर है बी, 250 से 400 बार। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, गायरेटरी क्रशर के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए, इनमें जॉ क्रशर के विपरीत निरंतर डिस्चार्ज होता है। बी, ये 125 से 425 गायरेशंस प्रति मिनट पर काम करते हैं। सी, इन्हें जॉ क्रशर की तुलना में अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, या डी, मोटर पर लोड लगभग एक समान होता है। ओके, गायरेटरी क्रशर ये एक बहुत बड़ा और काफी एफिशिएंट क्रशर है। इसके बारे में 3 बातें तो बिल्कुल सही हैं। इसका डिस्चार्ज कॉन्टिन्यूअस होता है, जॉ क्रशर की तरह रुक रुक कर नहीं। सही। इसकी स्पीड भी 125-425 गायरेशन प्रति मिनट की रेंज में होती है, और इसका जो सर्कुलर मोशन है उसकी वजह से मोटर पर लोड भी एक समान रहता है। तो फिर गलत कथन कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। हाँ, देखिए, इसकी बनावट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो लगता है कि इसे ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होगा, लेकिन असल में इसकी डिजाइन ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा जी, और उसमें वियर पार्ट्स भी कम होते हैं, इसलिए उसे जॉ क्रशर से कम रखरखाव की जरूरत होती है। तो कथन सी गलत है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक स्मूथ रोल क्रशर के लिए अधिकतम कण आकार जिसे निप किया जा सकता है उसका सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, ए, बी, सी और डी। निपिंग ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। रोल क्रशर में निपिंग वो प्रोसेस है जिससे रोलर पार्टिकल को पकड़कर अंदर खींचते हैं। अच्छा, मतलब ग्रिप करने जैसा। हाँ, एक तरह से। और ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हाँ। जैसे रोलर का डायमीटर, पार्टिकल का साइज और उनके बीच का फ्रिक्शन। ओके। तो स्मूथ रोल्स के लिए हाँ। ये एक स्थापित एम्पिरिकल रिलेशन है। और वो क्या है? सही सूत्र है BDP max equals 0.04 R प्लस D। हाँ, यहाँ R रोल की रेडियस है और D रोल्स के बीच का गैप। समझ गई। तो सही जवाब है B। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, टूथड रोल क्रशर किन बलों के संयोजन से काम करते हैं? ए, केवल कंप्रेशन, बी, केवल कंप्रेशन और इम्पैक्ट, सी, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और शेयर, या डी, केवल इम्पैक्ट और शेयर। ये स्मूथ रोल क्रशर का ही अगला वर्जन है एक तरह से। स्मूथ रोल्स में तो सिर्फ कंप्रेशन होता है, मतलब दबाव जी। लेकिन जब रोल्स पर दांते मतलब टीथ होते हैं तो वो 3 तरह से काम करते हैं। 3 तरह से? हाँ, हाँ। पहला तो कंप्रेशन जो रोल्स के बीच होता है, दूसरा इम्पैक्ट जब नुकीले दांते पार्टिकल से टकराते हैं, और तीसरा शेयर जब दांते पार्टिकल को फाड़ते हैं। अच्छा, तो तीनों बल एक साथ काम करते हैं। जी, और यही कॉम्बिनेशन इसे नर्म और भंगुर मटेरियल के लिए बहुत असरदार बनाता है। तो सही उत्तर है सी, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और शेयर। बिल्कुल सही। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, छाल या चमड़े जैसे रेशेदार पदार्थों के साइज रिडक्शन के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? ए, जॉ क्रशर, बी, स्मूथ रोल क्रशर, सी, हैमर मिल,
या डी बॉल मिल? ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, जो रेशेदार मतलब फाइब्रस मटेरियल होते हैं उन्हें आप कंप्रेशन से नहीं तोड़ सकते, क्यों नहीं? क्योंकि वो दब जाएंगे, टूटेंगे नहीं। उनके लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें काट सके, फाड़ सके या पीट सके। जैसे कि हैमर मिल। एग्जैक्टली। हैमर मिल में तेज गति से घूमने वाले हथौड़े होते हैं जो मटेरियल पर जोर से मारते हैं, मतलब इम्पैक्ट करते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो रेशेदार सामग्री के लिए बिल्कुल सही है। जी, सही विकल्प है सी, हैमर मिल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक बॉल मिल की क्रिटिकल स्पीड किस सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है? आपके सामने 4 सूत्र हैं, ए, बी, सी और डी। क्रिटिकल स्पीड बॉल मिल के लिए बहुत ही जरूरी पैरामीटर है। ये वो स्पीड है जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा हो जाता है। और उससे क्या होता है? उससे जो बॉल्स होती हैं वो मिल की दीवार से चिपक जाती हैं और नीचे गिरती ही नहीं, मतलब ग्राइंडिंग रुक जाती है। अच्छा, तो मिल को हमेशा क्रिटिकल स्पीड से कम पर चलाते हैं? हाँ, आमतौर पर 65 से 80% पर। और इसका जो सूत्र है वो मिल की रेडियस आर और ग्राइंडिंग बॉल्स की रेडियस स्मॉल आर पर निर्भर करता है। तो सही सूत्र कौन सा है? सही सूत्र है बी, NC = 12 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G ब्रैकेट R माइनस R, जहां G गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। ओके, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, एक हैमर मिल में ग्राइंडिंग की फाइननेस मतलब बारीकी मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ए, केवल रोटर की गति, बी, केवल फीड रेट, सी, डिस्चार्ज स्क्रीन का आकार या डी, केवल सामग्री की कठोरता। देखिए, हैमर मिल में रोटर की स्पीड और फीड रेट ये दोनों प्रदर्शन पर असर डालते हैं, लेकिन मुख्य कंट्रोल किसी और चीज का होता है। जी, मुख्य कंट्रोल होता है डिस्चार्ज स्क्रीन का। मटेरियल तब तक अंदर पिसता रहता है जब तक वो इतना छोटा न हो जाए कि स्क्रीन के छेदों से बाहर निकल सके। तो मतलब आखिरी उत्पाद का जो मैक्सिमम साइज है वो स्क्रीन के होल्स पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो मुख्य नियंत्रक है सी, डिस्चार्ज स्क्रीन का आकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, गन्ने से रस निकालने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मिल का उपयोग किया जाता है? ए, एट्रिशन मिल, बी, क्रशिंग रोल्स, सी, बॉल मिल या डी, हैमर मिल। ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। गन्ने से रस निकालने का मकसद उसे पीसना नहीं है ना? नहीं, उसे तो निचोड़ना है। सही कहा, उसे दबाकर या निचोड़कर रस निकालना है। इस काम के लिए क्रशिंग रोल्स ही इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें केन क्रशर भी कहते हैं शायद। जी हाँ, ये गन्ने को अपने बीच से गुजारते हुए उसे निचोड़ देते हैं। तो सही उत्तर है बी, क्रशिंग रोल्स। एकदम सही। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9, फाइन रिडक्शन। हैमर मिल्स में हैमर टिप्स की सामान्य परिधीय गति यानी पेरिफेरल स्पीड क्या होती है? ए, 30-50 ms, बी, 60-80 ms, सी, 90-110 ms या डी, 120-150 ms। फाइन ग्राइंडिंग के लिए मतलब बहुत बारीक पीसने के लिए हैमर को बहुत तेज गति से मटेरियल पर टकराना पड़ता है। ताकि इम्पैक्ट फोर्स ज्यादा से ज्यादा हो। जी, और ये गति बहुत ही ज्यादा होती है। ये आमतौर पर 120 से 150 मीटर प्रति सेकंड की रेंज में होती है। 150 मीटर प्रति सेकंड, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सही उत्तर है डी, 120-150 ms। ओके, अब प्रश्न संख्या 10, एक रॉड मिल में साइज रिडक्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए, केवल शुद्ध इम्पैक्ट, बी, केवल शुद्ध इटरेशन, सी, रोलिंग कंप्रेशन और इटरेशन या डी, शेयरिंग और कटिंग। रॉड मिल ये बॉल मिल जैसी ही होती है, लेकिन इसमें बॉल्स की जगह लंबी स्टील की रॉड्स होती हैं। अच्छा, बॉल्स की जगह रॉड्स। जी, और जब मिल घूमती है तो ये रॉड्स एक दूसरे पर लुढ़कती हैं। तो इसमें जो मटेरियल पिसता है वो 2 तरीकों से पिसता है। कौन से 2 तरीके? एक तो रोलिंग कंप्रेशन मतलब दबाव, और दूसरा इटरेशन मतलब रगड़। तो इसका मतलब जवाब सी हुआ। हाँ, सही उत्तर है सी, रोलिंग कंप्रेशन और इटरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, फ्लूइड एनर्जी मिल्स, जिन्हें जेट मिल्स भी कहते हैं, वो आमतौर पर किस आकार से बड़े फीड कणों को स्वीकार नहीं करती हैं? ए, 6 mm, बी, 12 mm, सी, 25 mm या डी, 50 mm। फ्लूइड एनर्जी मिल्स अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग के लिए होती हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बारीक पीसने के लिए। इसमें गैस की तेज जेट का इस्तेमाल करके
पार्टिकल्स को एक दूसरे से ही टकराया जाता है। अच्छा, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता? नहीं, इसीलिए इस प्रोसेस के लिए जो फीड मटेरियल है उसका आकार पहले से ही बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा? लगभग 6 mm से ज्यादा बड़ा नहीं। तो सही जवाब है ए, 6 mm। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल्स द्वारा उत्पादित अंतिम कण का सामान्य आकार क्या होता है? ए 10 to 50 माइक्रोन, बी 1 to 10 माइक्रोन, सी 50 to 100 माइक्रोन या डी 100 to 200 माइक्रोन। जैसा हमने अभी बात की, ये मिल्स अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग के लिए हैं। इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट बहुत ही महीन होता है, जिसे माइक्रोन में मापते हैं ना? जी, माइक्रोन में। और ये मिल्स आसानी से 1 से 10 माइक्रोन की रेंज में कण बना सकती हैं। 1 से 10 माइक्रोन, ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ, तो सही उत्तर है बी 1-10 माइक्रोन। चलिए प्रश्न संख्या 13। कोन क्रशर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, वे केवल मोटे रिडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बी, वे जॉ और फाइन क्रशर के बीच उपयोग किए जाने वाले इंटरमीडिएट क्रशर हैं। सी, वे मुख्य रूप से इम्पैक्ट द्वारा काम करते हैं। या डी, वे केवल नरम सामग्री के लिए उपयोग किए जाते हैं। साइज रिडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले प्राइमरी क्रशिंग होती है बड़े पत्थरों के लिए, जो जॉ या गायरेटरी क्रशर से होती है। उसके बाद कोन क्रशर का नंबर आता है। उसके बाद उत्पाद को और छोटा करने के लिए कोन क्रशर का इस्तेमाल होता है। ये उसे फाइन ग्राइंडिंग मिल्स के लिए तैयार करता है। इसलिए ये एक इंटरमीडिएट क्रशर है। तो सत्य कथन है बी। हाँ, बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। इम्पैक्टर्स हैमर मिल से मुख्य रूप से इस बात में भिन्न होते हैं कि इम्पैक्टर्स ए के नीचे एक ग्रेट होता है, बी कोई ग्रेट या स्क्रीन नहीं होती है और वे केवल इम्पैक्ट से कणों को तोड़ते हैं, सी कम गति पर काम करते हैं या डी केवल नरम सामग्री के लिए उपयोग किए जाते हैं। जी, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि दोनों का सिद्धांत एक जैसा लगता है। दोनों ही इम्पैक्ट पर काम करते हैं। हाँ, लेकिन डिजाइन में फर्क है। जी, मुख्य डिजाइन का अंतर है स्क्रीन का। हैमर मिल में प्रोडक्ट का साइज नीचे लगी स्क्रीन से कंट्रोल होता है और इम्पैक्टर में एक ट्रू इम्पैक्टर में अक्सर स्क्रीन नहीं होती। उसमें कणों को ब्रेकर प्लेट से बार बार टकरा कर तोड़ा जाता है। अच्छा, जब तक वो काफी छोटे ना हो जाएं? जी, तो सही उत्तर है बी, उनमें कोई ग्रेट या स्क्रीन नहीं होती है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 15। गायरेटरी क्रशर की अनुमानित क्षमता रेंज क्या है? ए 500 TH तक, बी 2000 TH तक, सी 4500 TH तक या डी 7000 TH तक। जैसा हमने शुरू में भी बात की थी, गायरेटरी क्रशर बहुत बड़े पैमाने पर मतलब लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे माइनिंग में। प्राइमरी क्रशिंग के लिए। हाँ, और उनकी थ्रूपुट क्षमता मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये हजारों टन मटेरियल प्रति घंटे प्रोसेस कर सकते हैं। तो रेंज क्या होगी? इनकी क्षमता 4500 टन प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ सबसे करीबी विकल्प है सी। ओके, सी 4500 टन तक। प्रश्न संख्या 16। एक रोलर मिल में रोल्स के बीच से गुजरने वाले अधिकतम कण का आकार किस पर निर्भर करता है? ए केवल रोल का व्यास, बी केवल रोल की सतह की बनावट, सी घर्षण गुणांक और कण की ज्यामिति या डी केवल कण की कठोरता। ये फिर से निपिंग के सिद्धांत से जुड़ा है। कोई कण रोल्स के बीच खींचा जाएगा या नहीं, ये निप एंगल पर निर्भर करता है। और ये एंगल सीधे तौर पर रोल की सतह और कण के बीच के घर्षण गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कण की ज्योमेट्री से तय होता है। तो मतलब सिर्फ एक फैक्टर नहीं है? नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन है। तो सही उत्तर है सी। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। एट्रिशन मिल के प्रदर्शन को कौन सा पैरामीटर नियंत्रित करता है? ए रोटर की गति, बी फीड की नमी, सी ग्राइंडिंग डिस्क के बीच का गैप और डिस्क का पैटर्न या डी स्क्रीन का आकार। एट्रिशन मिल में 2 डिस्क होती हैं, एक स्टेशनरी और एक रोटेटिंग। जी। मटेरियल इनके बीच में पिसता है रगड़ और शियर से, इसलिए इन डिस्क के बीच की दूरी यानी गैप और उनकी सतह का डिजाइन यानी पैटर्न यही सीधे तौर पर कंट्रोल करता है कि प्रोडक्ट कितना फाइन होगा। तो इसका मतलब जवाब सी है? हाँ, सही उत्तर है सी। ओके। प्रश्न संख्या 18। क्लासिफाइंग हैमर मिल्स आंतरिक वर्गीकरण के लिए किस तंत्र का उपयोग करती हैं? ए चुंबकीय क्षेत्र, बी सेपरेटर वीन्स और एयर स्ट्रीम, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या डी वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स। क्लासिफाइंग मिल्स ये थोड़ी एडवांस्ड होती हैं।
इनमें ग्राइंडिंग और साइज सेपरेशन एक ही यूनिट में हो जाता है। वो कैसे? इनमें एक आंतरिक एयर स्ट्रीम मतलब हवा का बहाव होता है जी। और सेपरेटर वेन्स होते हैं। अच्छा। तो हवा का बहाव जो बारीक कण होते हैं उन्हें ऊपर उठाकर आउटलेट की तरफ ले जाता है और जो भारी कण होते हैं वो वापस ग्राइंडिंग जोन में गिर जाते हैं। बहुत स्मार्ट। तो सही तंत्र है बी। जी बिल्कुल, बी सेपरेटर वेन्स और एयर स्ट्रीम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। एक बॉल मिल में सेंट्रीफ्यूजिंग कब होती है? ए, जब गति क्रिटिकल से कम हो, बी, जब गति क्रिटिकल से अधिक हो, सी, जब गति इष्टतम हो, या डी, जब मिल शुरू की जाती है। हमने इस पर पहले भी बात की थी क्रिटिकल स्पीड वाले सवाल में। हाँ, याद है। सेंट्रीफ्यूजिंग वो कंडीशन है जब घूमने की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल्स को मिल की दीवार पर चिपका देता है और वो नीचे नहीं गिरती। हाँ, और ये तब होता है जब मिल की गति उसकी क्रिटिकल स्पीड को पार कर जाती है, मतलब उससे ज्यादा हो जाती है। तो सही उत्तर है बी, जब गति क्रिटिकल से अधिक हो। सही है। और अब प्रश्न संख्या 20। एक कोलाइड मिल में अंतिम कण का आकार आमतौर पर कितना होता है? ए 5 से 10 माइक्रोन, बी 1 से 5 माइक्रोन, या सी 5 माइक्रोन से कम। कोलाइड मिल का इस्तेमाल इमल्शन और कोलाइडल सस्पेंशन बनाने के लिए होता है, जैसे कि मेयोनीज या पेंट। अच्छा, बहुत फाइन एप्लीकेशंस के लिए। जी, ये बहुत ही हाई शेयर पर काम करता है जो कणों को बेहद महीन आकार में तोड़ देता है। तो कितना महीन? इनसे जो कण मिलते हैं उनका आकार आमतौर पर 5 माइक्रोन से भी कम होता है, अक्सर 1 से 5 माइक्रोन की रेंज में। तो यहाँ सबसे सही जवाब है सी। सी 5 माइक्रोन से कम। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं। इसमें हम अगले 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQs को कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is not a primary function of material handling equipment in agricultural processing? आपके ऑप्शंस हैं A. Reducing labor requirements, B. Decreasing handling time, C. Controlling particle shape exclusively, या D. Facilitating loading and unloading operations. देखिए यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि सवाल नॉट ए प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है। हाँ, इस नॉट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मटेरियल हैंडलिंग का जो मुख्य काम है वो है प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना, मतलब जैसे मजदूरी कम करना, समय बचाना और लोडिंग अनलोडिंग को आसान करना। तो ए, बी और डी तो इसके मेन काम हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन पार्टिकल शेप को कंट्रोल करना ये एक बहुत ही खास और कह सकते हैं सेकेंडरी काम है, प्राइमरी नहीं। ये हर मशीन का काम नहीं होता। अच्छा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोलिंग पार्टिकल शेप एक्सक्लूसिवली। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एन इंक्लाइंड एग्रीकल्चरल कन्वेयर सिस्टम, व्हाट इज द रेकमेंडेड मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ए 20 डिग्रीज, बी 30 डिग्रीज, सी 35 डिग्रीज, डी 45 डिग्रीज। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सवाल है। हाँ, सोचिए अगर आप एक कन्वेयर को बहुत ज्यादा खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? तो जो मटेरियल है वो ग्रेविटी की वजह से पीछे की तरफ फिसल सकता है, स्लिप बैक हो सकता है। मतलब मेहनत बेकार। हाँ, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज्यादातर एग्रीकल्चरल कन्वेयर के लिए 20 डिग्री एक सुरक्षित और कुशल मतलब एक एफिशिएंट मैक्सिमम एंगल माना जाता है। इससे ज्यादा पर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। यानी सही जवाब है ऑप्शन ए 20 डिग्रीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन मटीरियल हैंडलिंग कन्वेयर सिस्टम्स, व्हाट फैक्टर प्राइमरीली डिटरमिन्स द टॉर्क रिक्वायरमेंट? ए conveyor length only, B material weight only, C inclination angle of conveyor, या D color of the material। टॉर्क का मतलब है रोटेशनल फोर्स, मोटर की घुमाने की ताकत। अब जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो आपको ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। तो कन्वेयर का झुकाव यानी इंक्लिनेशन एंगल जितना ज्यादा होगा, मोटर को उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसलिए ये एक प्राइमरी फैक्टर है। अच्छा, मतलब एंगल सीधा मोटर की पावर रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ कन्वेयर। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। Which type of conveyor is commonly used in warehouses, farms, and the food industry for loading and unloading? A.
fixed belt conveyor, B, adjustable incline conveyor with height and angle adjustment, C, underground conveyor या D, decline only conveyor. देखिए, वेयरहाउस और फार्म्स में काम करने की जगह और जो गाड़ियों की ऊंचाई है वो बदलती रहती है। हाँ, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली है, कभी कोई बड़ा ट्रक। सही बात है। इसलिए एक ऐसा कन्वेयर चाहिए जिसकी ऊंचाई और एंगल दोनों को एडजस्ट किया जा सके। यह उसे बहुत वर्सेटाइल और उपयोगी बनाता है। बिल्कुल सही। तो जवाब है ऑप्शन बी, एडजस्टेबल इंक्लाइंड कन्वेयर विथ हाइट एंड एंगल एडजस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, What is the typical conveyor system design height range for agricultural applications with transport vehicles? A. 2-3 feet, B. 4-5 feet, C. 5.56 feet या D. 7-8 feet? ये सवाल ट्रांसपोर्ट वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक की लोडिंग ऊंचाई से जुड़ा है। अच्छा। आमतौर पर इन वाहनों की जो लोडिंग डेक की ऊंचाई होती है वो 4 से 5 फीट की रेंज में होती है। हाँ, लगभग उतनी ही होती है। तो बस इसीलिए कन्वेयर को भी इसी रेंज में काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। समझ गई। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 to 5 फीट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। In material handling, what advantage does a conveyor system provide over manual labor? A. Only increases speed of operations. B. Reduces labor costs, time requirements, and provides ease of transport. C. Makes equipment cheaper. या D. Improves product quality. कन्वेयर सिस्टम के कई फायदे हैं। ये सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाता। तो ऑप्शन ए तो अधूरा है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये मजदूरों की लागत कम करता है, समय बचाता है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान बना देता है। तो ऑप्शन बी इन सभी फायदों को एक साथ बताता है। तो सबसे व्यापक जवाब है ऑप्शन बी, रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट, टाइम रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a design consideration for agricultural conveyor systems? A. Fixed installation only. B. Adjustable length using sliding frame and linkages. C. Cannot be transported. या D. Single angle design. एग्रीकल्चर में, जैसा हमने पहले भी बात की, अक्सर अलग-अलग जगहों पर काम करना पड़ता है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए एक अच्छा डिजाइन वो है जो फ्लेक्सिबल हो। तो स्लाइडिंग फ्रेम और लिंकेज का इस्तेमाल करके कन्वेयर की लंबाई को एडजस्ट करने की जो क्षमता है वो एक महत्वपूर्ण डिजाइन कंसिडरेशन है। यानी डिजाइन में एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, एडजस्टेबल लेंथ यूजिंग स्लाइडिंग फ्रेम एंड लिंकेजेस। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ कन्वेयर कैरिंग द सेम लोड, which condition requires maximum time for transfer? A. Lower inclination angle. B. Higher inclination angle. C. Horizontal position. या D. Lower load weight. ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। हाँ, लग तो रहा है। देखिए, अगर झुकाव मतलब इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टॉर्क ज्यादा लगेगा। हाँ, और उससे मटेरियल को ऊपर ले जाने की जो प्रभावी गति है वो कम हो सकती है, जिससे ट्रांसफर में ज्यादा समय लगेगा। अच्छा, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, हायर इंक्लिनेशन एंगल। अब साइज सेपरेशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? ए. कॉम्बिनेशन ओनली. बी. सीविंग, सिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग. सी. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. या डी. मिलिंग एंड पल्वराइजिंग. यह शब्दों का फर्क समझना होगा। कॉम्बिनेशन, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, ये सब साइज रिडक्शन के तरीके हैं। मतलब कणों को छोटा करना। सही कहा। लेकिन सीविंग, सिफ्टिंग और स्क्रीनिंग, ये तीनों शब्द साइज सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करना। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सीविंग, सिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, which Indian pharmacopoeia grade of powder passes through a 1.7 mm sieve with not more than 40% through 355 micrometer sieve? A. Fine powder. B. Moderately fine powder. C. Coarse powder. या D. Very fine powder. ये इंडियन फार्माकोपिया इन मानकों पर आधारित एक तथ्यात्मक प्रश्न है।
इन मानकों के अनुसार कोर्स पाउडर या मोटे पाउडर की यही परिभाषा है कि उसके सभी कण 1.7 मिलीमीटर की जाली से गुजर जाएं। लेकिन 40% से ज्यादा कण 355 माइक्रोन की जाली से न गुजरें। ये एक स्टैंडर्ड है। तो ये याद रखने वाली बात है। हाँ। सही जवाब ऑप्शन सी, कोर्स पाउडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, a moderately fine powder in Indian pharmacopoeia passes through which sieve size as upper limit? A. 710 micron, B. 355 micron, C. 250 micron या D. 180 micron? फार्माकोपिया के मानकों के अनुसार ही मॉडरेटली फाइन पाउडर वो होता है जिसके लगभग सभी कण 355 माइक्रोन की जाली से गुजर जाते हैं। तो ये उसकी ऊपरी सीमा है। हाँ, ये उसकी अपर लिमिट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 355 μm। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, सेव शेकर मशीन्स आर डिसएडवांटेजेस मेनली बिकॉज ए. दे आर टू एक्सपेंसिव, बी. दे ऑपरेट टू फास्ट, सी. क्लॉगिंग अकर्स इफ पाउडर इज नॉट ड्राई एंड एट्रिशन में टेक प्लेस, या डी. दे कैन नॉट सेपरेट फाइन पार्टिकल्स। सीव शेकर का सबसे बड़ा चैलेंज है ब्लॉकेज या क्लॉगिंग। अगर पाउडर में नमी है तो वो जाली के छेदों को बंद कर देता है। और ये एट्रिशन क्या है? एट्रिशन का मतलब है कि लगातार हिलने से कण आपस में टकराकर और छोटे हो सकते हैं। मतलब हम साइज सेपरेट कर रहे थे और हमने साइज रिड्यूस कर दिया। अरे, ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ साइक्लोन सेपरेटर which principle is employed for particle separation? A. Magnetic attraction, B. Centrifugal force due to rotary motion, C. Electrostatic repulsion, या D. Gravitational settling only? साइक्लोन सेपरेटर का नाम ही उसके काम करने के तरीके को बताता है। इसमें हवा या गैस को तेजी से घुमाया जाता है जिससे एक बवंडर मतलब साइक्लोन बनता है। हाँ, अच्छा। और इस घुमाव से पैदा हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भारी कणों को दीवार की तरफ फेंक देती है और वे नीचे जमा हो जाते हैं। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटरी मोशन। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, अ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ व्हिच प्रिंसिपल कंपोनेंट्स? ए. cylindrical vessel with flat base, B. cylindrical vessel with conical base, tangential inlet, fluid and solid outlets, C. multiple vibrating screens, या D. rotating blades? एक क्लासिक साइक्लोन सेपरेटर का डिजाइन बहुत खास होता है। कैसा? ऊपर का हिस्सा सिलिंड्रिकल होता है और नीचे का हिस्सा कोन जैसा कॉनिकल। इसमें हवा टेंजेंशियल इनलेट से अंदर आती है ताकि वो घूमने लगे। फिर साफ हवा ऊपर से और भारी कण नीचे से बाहर निकलते हैं। ये उसकी स्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर है। तो जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एयर सेपरेटर separation of fine and heavy particles is achieved by A. static magnetic field, B. gravity alone, C. rotating disc and blades producing air current with centrifugal effect, या D. electrostatic charges? एयर सेपरेटर में एक रोटेटिंग डिस्क और ब्लेड्स होते हैं। ये तेजी से घूमकर हवा का एक करंट बनाते हैं। अच्छा, ये साइक्लोन से अलग है? हाँ, इसमें हल्का पाउडर हवा के साथ ऊपर उठ जाता है और भारी कण सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण बाहर की तरफ गिर जाते हैं। ये साइक्लोन से ज्यादा कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ हवा का करंट और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट दोनों काम करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एन एयर सेपरेटर ओवर अ साइक्लोन सेपरेटर इज A. लोअर इनिशियल कॉस्ट, B. better separation of coarse particles, C. adjustable separation size by controlling rotor speed and blades, या D. larger capacity? एयर सेपरेटर का सबसे बड़ा फायदा उसकी एडजस्टेबिलिटी है। वो कैसे? रोटर की स्पीड और ब्लेड्स के एंगल को बदलकर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने साइज के कणों को अलग करना है। ये साइक्लोन सेपरेटर में संभव नहीं होता। यानी बेहतर कंट्रोल। सही जवाब है ऑप्शन सी, एडजस्टेबल सेपरेशन साइज बाय कंट्रोलिंग रोटर स्पीड एंड ब्लेड्स। अब क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. Which statement about elutriation is correct? A. It is a dry-only method. B. Particles are separated in a moving fluid based on density and size. C. It requires high temperatures. या D.
It cannot be used for fine powders. एलुट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बहते हुए तरल पदार्थ मतलब मूविंग फ्लूइड जो हवा या पानी हो सकता है का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हल्के या छोटे कण तरल के बहाव के साथ ऊपर उठ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। ये कणों के आकार और घनत्व दोनों पर आधारित है। तो सही बयान है ऑप्शन बी, particles are separated in a moving fluid based on density and size. Yeah. चलिए question number 18. Question number 18. An advantage of alliteration over sedimentation is that A, it is cheaper. B, it handles only coarse particles. C, it is continuous and uses compact equipment. या D, no drying is needed. देखिए, सेडिमेंटेशन एक बैच प्रोसेस है जिसमें कणों को शांत तरल में बैठने दिया जाता है। मतलब एक बार में एक ही बैच। हाँ। वहीं एल्यूट्रेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें लगातार फीड दिया जा सकता है। इसके उपकरण भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। इसका फायदा है कंटिन्यूअस ऑपरेशन। सही जवाब है ऑप्शन सी। It is continuous and uses compact equipment. अब second last सवाल. Question number 19. Which method prevents mesh clogging in fine powder sieving? A, increasing moisture. B, slowing down sieving. C, air jet sieve using fluidization. या D, adding binders. बहुत महीन पाउडर को छानते वक्त जाली बंद हो जाती है। क्लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान क्या है? एयर जेट सीव इस समस्या का एक मॉडर्न समाधान है। इसमें नीचे से हवा का एक जेट छोड़ा जाता है जो पाउडर को फ्लूइडाइज कर देता है, यानी उसे हवा में तैराता है। इससे जाली ब्लॉक नहीं होती। ये एक बेहतरीन तकनीक है। तो जवाब है ऑप्शन सी, एयर जेट सीव यूजिंग फ्लूइडाइजेशन। अब आज के आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20. इन अ सीव शेकर मशीन, सीव्स आर अरेंज्ड A, randomly, B, vertically in descending order of mesh size, C, horizontally या D, diagonally. एक स्टैंडर्ड सीव शेकर में जालियों को एक के ऊपर एक वर्टिकली रखा जाता है। और उनका ऑर्डर क्या होता है? सबसे ऊपर सबसे बड़े छेद वाली जाली होती है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं जाली के छेद छोटे होते जाते हैं। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेश साइज। बिल्कुल, इससे एक ही बार में पाउडर अलग अलग साइज में बट जाता है। तो ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्टिकली इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मेश साइज। तो ये थे हमारे आज के 20 सवाल। उम्मीद है आपने हर सवाल के पीछे के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट्स की एक गहरी समझ थी। याद रखिए, अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो कोई भी एमसीक्यू मुश्किल नहीं लगेगा। अब आपकी बारी। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए। ईमानदारी से बताइएगा। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पिछले सत्र की तरह ही हम न केवल सही उत्तर जानेंगे बल्कि हर प्रश्न के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी गहराई से समझेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल मतलब घुमाकर भी पूछा जाए तो आप उसे हल कर सकें। तैयार हैं? चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है साइक्रोमेट्रिक चार्ट से। प्रश्न है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर सीधी खड़ी रेखाएं मतलब वर्टिकल लाइंस क्या दर्शाती हैं? आपके विकल्प हैं ए, वर्टिकल एक्सिस, बी, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सी, कर्व्ड बाउंड्री और डी, डायगोनल लाइंस। जरा सोचिए, उस चार्ट को अपनी आंखों के सामने लाइए। वर्टिकल लाइंस। इसका सही उत्तर है बी, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट असल में हवा और उसमें जो नमी होती है उसके गुणों का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। इसमें जो एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को दिखाती है। ठीक है। इसलिए जब भी हम एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर की ओर खींचते हैं तो उस पूरी रेखा पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं है। और बाकी विकल्प जैसे वो कर्व्ड बाउंड्री। हाँ, जो कर्व्ड बाउंड्री होती है वो सैचुरेशन कर्व यानी 100% RH को दर्शाती है। चलिए अगला सवाल भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ही जुड़ा है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वेट बल्ब टेम्परेचर की रेखाएं क्या दर्शाती हैं? विकल्प हैं ए, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बी, कांस्टेंट RH, सी, कांस्टेंट एंथैल्पी और डी, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी रेशियो। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। वेट बल्ब और ड्राई बल्ब में आखिर क्या फर्क है? इसका सही जवाब है सी, कांस्टेंट एंथैल्पी। जी, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बताइए। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वेट बल्ब टेम्परेचर की रेखाएं और एंथैल्पी की रेखाएं ये लगभग एक जैसी होती हैं और समानांतर मतलब पैरेलल चलती हैं। अच्छा। इसलिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम वेट बल्ब लाइंस को
कांस्टेंट एंथैल्पी लाइंस भी मान लेते हैं। ये रेखाएं तिरछी यानी डायगोनल होते हैं। और बाकी जैसे कांस्टेंट RH? कांस्टेंट RH वाली कर्व्ड लाइंस होती हैं और जो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी रेशो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट यानी EMC पर। सवाल है, EMC का क्या मतलब है? आपके विकल्प हैं A, फफूंद लगने का पॉइंट, B, नमी का कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं, C, पूरी तरह से सूखा अनाज, या D, कटाई के समय की नमी। EMC कृषि इंजीनियरिंग में, खासकर स्टोरेज में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका सही उत्तर है B, नो नेट मॉइस्चर गेन और लॉस। वे बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, हर अनाज अपने आसपास की हवा के तापमान और नमी मतलब RH के आधार पर या तो हवा से नमी सोखता है या फिर अपनी नमी हवा में छोड़ता है। सही बात है। EMC वो बिंदु है जब अनाज और हवा के बीच नमी का ये लेन देन रुक जाता है, एक संतुलन बन जाता है। मतलब जितनी नमी जा रही है उतनी ही आ रही है। बिल्कुल, और ये सुरक्षित भंडारण के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो EMC पर आधारित एक न्यूमेरिकल सवाल। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और लगभग 78% RH पर मक्के यानी कॉर्न का EMC लगभग कितना होगा? विकल्प हैं A, 12.5%, B, 14.2%, C, 16.7% और D, 18.9%। इसके लिए तो EMC चार्ट या टेबल का पता होना चाहिए। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है C, 16.7%। हाँ, ये मान सीधे स्टैंडर्ड EMC चार्ट से आता है। परीक्षा में ऐसे सीधे सवाल भी आ जाते हैं और ये दिखाता है कि अलग-अलग फसलों का EMC अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे बदलता है। यहाँ 78% RH काफी ज्यादा है। जी, इसीलिए मक्के का EMC भी ज्यादा है, यानी 16.7%। एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH को स्थिर रखते हुए हवा का तापमान बढ़ाया जाए तो EMC पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प A, बढ़ेगा, B, घटेगा, C, स्थिर रहेगा, D, दोगुना हो जाएगा। तापमान बढ़ रहा है, RH वही है। क्या होगा? इसका सही जवाब है B, घटेगा, डिक्रीज होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। देखिए, जब हवा गर्म होती है तो उसकी नमी धारण करने की क्षमता मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा। तो भले ही RH वही हो, गर्म हवा ज्यादा प्यासी होती है। वो अनाज से नमी को ज्यादा आसानी से खींच सकती है। तो अनाज सूखने लगता है। बिल्कुल, और उसका संतुलन नमी स्तर यानी EMC कम हो जाता है। अब भंडारण स्टोरेज से जुड़ा एक सीधा सवाल। गेहूं और चावल के लिए सुरक्षित भंडारण नमी की मात्रा, सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट कितनी है? विकल्प हैं A, 10%, B, 12%, C, 15%, D, 18%। ये तो हर एग्रीकल्चर इंजीनियर को पता होना चाहिए। सही उत्तर है B, 12%। जी, आमतौर पर अनाज के लिए 12 से 14% को सुरक्षित माना जाता है। लेकिन गेहूं चावल के लिए 12%। हाँ, 12% एक बहुत ही सुरक्षित स्तर है। इससे ज्यादा नमी होने पर फंगस और कीड़ों का खतरा वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब ड्राइंग पर आते हैं। जी। हवा की सुखाने की क्षमता, ड्राइंग कैपेसिटी कब बढ़ती है? विकल्प हैं A, केवल RH कम होने पर, B, तापमान कम होने पर, C, तापमान बढ़ने और RH कम होने पर, या D, हवा में नमी बढ़ने पर। अनाज को सुखाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी है? इसका उत्तर है C, तापमान बढ़ने और RH कम होने पर। ये ड्राइंग का आप कह सकते हैं मूल सिद्धांत है। गर्म हवा में ज्यादा नमी सोखने की क्षमता होती है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की। हाँ। और जब RH कम होता है तो इसका मतलब है कि हवा पहले से ही सूखी है, उसमें नमी सोखने की बहुत गुंजाइश है। तो जब दोनों मिल जाते हैं? जब ये दोनों स्थितियां एक साथ मिलती हैं, उच्च तापमान और कम RH, तो हवा की सुखाने की क्षमता अधिकतम होती है। चलिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर वापस आते हैं। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब तापमान बराबर कब होते हैं? विकल्प A, 0% RH पर, B, 100% RH पर, C, चार्ट के निचले कोने पर, D, किसी भी बिंदु पर। ये एक क्लासिक सवाल है। सही उत्तर है B, 100% RH पर। जी बिल्कुल, जब हवा 100% RH पर होती है तो पूरी तरह से सैचुरेटेड होती है, संतृप्त। मतलब उसमें और नमी नहीं आ सकती? सही। और वेट बल्ब थर्मोमीटर इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर काम करता है। जब हवा पहले से ही संतृप्त है
तो इवापोरेशन होगा ही नहीं। तो कोई कूलिंग भी नहीं होगी। बिल्कुल। नतीजतन वेट बल्ब का तापमान ड्राई बल्ब के तापमान के बराबर ही रहेगा। अब जरा अलग अलग प्रकार के ड्रायर्स पर चर्चा करते हैं। एक ट्रे ड्रायर में ऊष्मा का हस्तांतरण, हीट ट्रांसफर मुख्य रूप से कैसे होता है? विकल्प ए विकिरण, बी चालन, सी फोर्स्ड कन्वेक्शन और डी प्राकृतिक संवहन। ट्रे ड्रायर में पंखे का इस्तेमाल होता है। इससे शायद कुछ हिंट मिल सकता है। सही जवाब है सी फोर्स्ड कन्वेक्शन। हाँ, सही पकड़ा। ट्रे ड्रायर में गर्म हवा को पंखों की मदद से ट्रे पर रखे उत्पाद के ऊपर से गुजारा जाता है। जब ऊष्मा का हस्तांतरण किसी बाहरी बल जैसे पंखा द्वारा होता है तो उसे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहते हैं। और प्राकृतिक संवहन? वो तब होता जब हवा घनत्व में अंतर के कारण अपने आप ऊपर उठती, लेकिन यहाँ हम हवा को फोर्स कर रहे हैं। ट्रे ड्रायर्स के बारे में एक और सवाल। ट्रे ड्रायर्स में आमतौर पर ताज़ी हवा, फ्रेश एयर का प्रतिशत कितना होता है? ए 50%, बी 70%, सी 10-20% या डी 100%? ये एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ा सवाल लगता है। सही उत्तर है सी 10-20%। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ड्रायर से निकलने वाली हवा अभी भी काफी गर्म होती है। तो उसे फेंकना तो बर्बादी होगी। बिल्कुल। 100% ठंडी ताज़ी हवा को फिर से गर्म करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। इसलिए ज़्यादातर हवा मतलब लगभग 80-90% को रीसर्कुलेट किया जाता है। और बस थोड़ी सी ताज़ी हवा मिलाई जाती है? जी, केवल 10-20% ताज़ी सूखी हवा मिलाते हैं ताकि सिस्टम में नमी का स्तर नियंत्रित रहे। इसे रीसर्कुलेशन कहते हैं। देखिए, हर सवाल एक नए कॉन्सेप्ट को सामने ला रहा है। अगर आप लोग ऐसे ही हर विषय को गहराई से, बेसिक से एडवांस तक समझना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का RPSC AEN फाउंडेशन बैच आपके लिए एकदम सही है। उसमें हम हर टॉपिक को इसी तरह विस्तार से कवर करते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला ड्रायर है ड्रम ड्रायर। एक ड्रम ड्रायर में उत्पाद तक ऊष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से कैसे होता है? विकल्प हैं ए संवहन, बी चालन, सी विकिरण, डी वाष्पीकरण। सोचिए, ड्रम ड्रायर कैसे काम करता है? उत्पाद गर्म सतह के सीधे संपर्क में आता है। इसका सही जवाब है बी चालन, कंडक्शन। जी, ड्रम ड्रायर में एक गर्म घूमने वाला ड्रम होता है और तरल या पेस्ट जैसे उत्पाद की एक पतली परत उस गर्म ड्रम की सतह पर लगाई जाती है। हाँ, तो गर्मी सीधे धातु से उत्पाद में जाती है। हाँ, और जब दो चीजें सीधे संपर्क में हो और ऊष्मा का हस्तांतरण हो तो उसे चालन कहते हैं। ठीक है। तो ड्रम ड्रायर किस प्रकार के उत्पादों को सुखाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? विकल्प हैं ए साबुत अनाज, बी चिपचिपर तरल पदार्थ और पेस्ट, सी बड़े ठोस टुकड़े या डी पत्तेदार सब्जियां। पिछले सवाल के स्पष्टीकरण में ही इसका जवाब छिपा है। सही उत्तर है बी चिपचिपे तरल पदार्थ और पेस्ट। बिल्कुल। ड्रम ड्रायर की कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि यह तरल, घोल या पेस्ट के लिए सबसे अच्छा काम करता है, जिसे ड्रम की सतह पर फैलाया जा सके। जी, एक पतली फिल्म के रूप में। आलू के फ्लेक्स, कुछ बेबी फूड, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब बात करते हैं स्प्रे ड्रायर की। स्प्रे ड्राइंग का उपयोग आमतौर पर तरल पदार्थों को किसमें बदलने के लिए किया जाता है? विकल्प हैं ए चिप्स, बी दाने, सी पाउडर, डी फ्लेक्स। दूध पाउडर, कॉफी पाउडर, ये सब कैसे बनते हैं? सही जवाब है सी पाउडर। स्प्रे ड्राइंग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तकनीक है। इसमें तरल फीड को गर्म हवा के एक कक्ष में छोटी छोटी बूंदों, ड्रॉपलेट्स के रूप में स्प्रे किया जाता है और वो तुरंत सूख जाती हैं। फिर पाउडर के रूप में नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। ये फूड इंडस्ट्री में बहुत लोकप्रिय है। स्प्रे ड्रायर से ही जुड़ा अगला सवाल। एक स्प्रे ड्रायर में फीड का एटमाइजेशन मुख्य रूप से क्या बढ़ाता है? विकल्प ए घनत्व, बी निवास समय, सी सतह क्षेत्र या डी कण का वजन। एटमाइजेशन मतलब तरल को बहुत छोटी बूंदों में तोड़ना। ऐसा क्यों करते हैं? सही उत्तर है सी सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया। यह रेट ऑफ ड्राइंग को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप एक निश्चित मात्रा में तरल को लाखों छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो हवा के संपर्क में आने वाला कुल सतह क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा सतह क्षेत्र उतनी तेजी से वाष्पीकरण। बिल्कुल। अगला सवाल, खाद्य उत्पादों के लिए स्प्रे ड्रायर में सबसे अधिक कौन सा एटमाइजर उपयोग किया जाता है? विकल्प ए अल्ट्रासोनिक नोजल,
बी रोटरी डिस्क एटमाइजर, सी कैपिलरी ट्यूब, डी जेट इजेक्टर। ये थोड़ा तकनीकी सवाल है। खाद्य उद्योग में सबसे आम कौन सा है? सही जवाब है बी रोटरी डिस्क एटमाइजर। जी, रोटरी डिस्क एटमाइजर बहुत वर्सेटाइल होते हैं। वे एक तेजी से घूमने वाली डिस्क का उपयोग करते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से तरल को महीन स्प्रे में बदल देती है। अच्छा, यह विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों के साथ अच्छा काम करता है और इसे नियंत्रित करना भी आसान होता है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। तो फिर स्प्रे ड्राइंग का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए कम उपकरण लागत, बी न्यूनतम गर्मी क्षति के साथ तेजी से सुखाना, सी ठोस पदार्थों को सुखाने की क्षमता, या डी कोई ऊर्जा खपत नहीं। यह तकनीक महंगी तो है, पर इसका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। सही उत्तर है न्यूनतम गर्मी क्षति के साथ तेजी से सुखाना। क्योंकि सुखाने की प्रक्रिया सेकंडों में पूरी हो जाती है, उत्पाद बहुत कम समय के लिए उच्च तापमान के संपर्क में आता है। इससे गर्मी के प्रति संवेदनशील चीजें बच जाती हैं। हाँ, जैसे हीट सेंसिटिव विटामिन, रंग और स्वाद, इनको न्यूनतम नुकसान होता है। यही कारण है कि यह दूध और फलों के रस जैसे उत्पादों के लिए आदर्श है। अगला है टनल ड्रायर। टनल ड्रायर को सबसे अच्छे से कैसे वर्णित किया जा सकता है? विकल्प ए केवल बैच ड्रायर, बी निरंतर ड्रायर, सी वैक्यूम ड्रायर, डी फ्रीज ड्रायर। टनल यानी सुरंग, जिसमें से उत्पाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, यह प्रक्रिया दर्शाती है। इसका सही उत्तर है बी निरंतर ड्रायर्स, कंटिन्यूअस ड्रायर्स। जी, टनल ड्रायर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। उत्पाद जैसे फल या सब्जियां एक छोर से टनल में प्रवेश करते हैं और दूसरे छोर से सूखे हुए बाहर निकल जाते हैं। हाँ, ये बैच ड्रायर के विपरीत है, जहां उत्पाद को एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है और फिर निकाला जाता है। टनल ड्राइंग में सामग्री को आमतौर पर किसका उपयोग करके ले जाया जाता है? विकल्प ए पाइपलाइन, बी एलिवेटर, सी ट्रॉलियां या ट्रे, डी स्क्रू कन्वेयर। कल्पना कीजिए, फलों के टुकड़ों को एक सुरंग से कैसे ले जाया जाएगा? इसका सही उत्तर है सी ट्रॉलियां या ट्रे। हाँ, सबसे आम तरीका यही है कि उत्पाद को ट्रे पर रखा जाता है और इन ट्रे को ट्रॉलियों या कन्वेयर बेल्ट पर लादकर धीरे धीरे सुरंग के माध्यम से ले जाया जाता है। इससे एक समान ड्राइंग भी होती होगी। बिल्कुल, यूनिफॉर्म ड्राइंग सुनिश्चित होती है। अब विषय बदलते हैं और वाष्पीकरण इवेपोरेशन पर आते हैं। हाँ, खाद्य प्रसंस्करण में वाष्पीकरण का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? विकल्प ए नमी की मात्रा बढ़ाने के लिए, बी तरल खाद्य पदार्थों को सांद्र करने के लिए, सी उत्पादों को फ्रीज करने के लिए, या डी उपकरणों को स्टेरलाइज करने के लिए। फलों का रस, टमाटर प्यूरी, इनको गाढ़ा कैसे किया जाता है? सही जवाब है बी तरल खाद्य पदार्थों को सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। वाष्पीकरण का मूल उद्देश्य ही यही है, तरल में से पानी को उबालकर हटाना ताकि ठोस पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाए। इससे उत्पाद गाढ़ा हो जाता है। तो फिर मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? विकल्प ए क्वथनांक बढ़ाते हैं, बी भाप की किफायत में सुधार करते हैं, सी उत्पाद की गुणवत्ता कम करते हैं, या डी उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। मल्टीपल इफेक्ट, इसका मतलब है ऊर्जा बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है बी भाप की किफायत, स्टीम इकोनॉमी में सुधार करते हैं। जी, एक मल्टीपल इफेक्ट सिस्टम में पहले इफेक्ट में जो भाप वेपर उत्पन्न होती है, उसे अगले के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसे अगले इफेक्ट के लिए हीटिंग माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह एक ही भाप का कई बार उपयोग होता है, जिससे कुल भाप की खपत बहुत कम हो जाती है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जो सीधे पिछले प्रश्न से ही जुड़ा है, स्टीम इकोनॉमी को कैसे परिभाषित किया जाता है? विकल्प ए प्रति इकाई क्षेत्र में भाप का दबाव, और बी प्रति किलोग्राम भाप के उपयोग से वाष्पित हुए पानी का किलोग्राम। अभी हमने इसकी चर्चा की। इसकी परिभाषा क्या है? सही उत्तर है बी केजी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड पर केजी ऑफ स्टीम यूज्ड। यह स्टीम इकोनॉमी की सटीक परिभाषा है। ये एक रेशो है जो बताता है कि आपका इवेपोरेटर कितना एफिशिएंट है। अच्छा, यदि स्टीम इकोनॉमी 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप 1 किलो भाप का उपयोग करके 1 किलो से ज्यादा पानी वाष्पित कर रहे हैं, जो बहुत ही कुशल है।
चलिए अब सेक्शन नंबर 5 पर चलते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ सही गलत बताना नहीं है, हम हर सवाल के क्यों को समझेंगे। मतलब सही जवाब क्यों सही है और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं। यही तरीका असल में परीक्षा में काम आता है। आज के हमारे सवाल ज्यादातर फूड प्रोसेसिंग, रेफ्रिजरेशन और ग्रेन मिलिंग और स्टोरेज जैसे अहम टॉपिक से हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं जो असल में आज की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल है, गर्मी के प्रति संवेदनशील खाद्य पदार्थों के लिए वैक्यूम इवेपोरेशन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये, और ऑप्शंस हैं, ए क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, बी क्वथनांक का तापमान कम करता है, सी निवास समय यानी रेजिडेंस टाइम बढ़ाता है, या डी ऑक्सीकरण बढ़ाता है। अब है प्रेशर को कम करना। हाँ, और जब किसी लिक्विड पर प्रेशर कम होता है तो उसे उबलने के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती है। मतलब जैसे पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। हाँ। वैक्यूम एवेपोरेशन में हम यही करते हैं। इससे जो गर्मी के प्रति संवेदनशील पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन्स, वो नष्ट होने से बच जाते हैं। समझ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन को इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस हैं, ए किसी स्थान पर ठंडक जोड़ना, बी किसी स्थान या पदार्थ से गर्मी हटाना, सी तापमान को स्थिर रखना, या डी नमी को कम करना। इसका सही जवाब है बी, किसी स्थान या पदार्थ से गर्मी हटाना। ये रेफ्रिजरेशन का आप कह सकती हैं मूल सिद्धांत है। मतलब फ्रिज ठंडक पैदा नहीं करता बल्कि गर्मी को बाहर फेंकता है। एग्जैक्टली ये एक हीट पंप की तरह काम करता है। वो अंदर से गर्मी खींचता है और उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य उद्योगों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट है। ए फ्रीऑन 12, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी अमोनिया, या डी सल्फर डाइऑक्साइड। खाद्य उद्योगों में मतलब बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में सबसे ज्यादा अमोनिया यानी ऑप्शन सी इस्तेमाल होता है। अमोनिया, लेकिन वो तो काफी खतरनाक मानी जाती है। हाँ वो है, लेकिन उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं और वो सस्ता भी पड़ता है। इसलिए बड़े प्लांट्स में सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ इसी का इस्तेमाल होता है। ओके, अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का गुणांक यानी सीओपी किसका अनुपात है? ऑप्शंस हैं, ए कार्य इनपुट से कूलिंग प्रभाव, बी कूलिंग प्रभाव से कार्य इनपुट, सी कार्य इनपुट से हीट रिजेक्टेड, या डी कूलिंग प्रभाव से हीट रिजेक्टेड। कॉप का सही अनुपात है बी, कूलिंग प्रभाव से कार्य इनपुट मतलब कूलिंग इफेक्ट टू वर्क इनपुट। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? आसान भाषा में कॉप ये बताता है कि आपका रेफ्रिजरेटर कितनी बिजली खर्च करके कितनी ज्यादा ठंडक पैदा कर रहा है। जितना ज्यादा कॉप उतनी बेहतर एफिशिएंसी। बहुत अच्छे। तो ये रेफ्रिजरेशन का सेक्शन था। अब अनाज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब मिलिंग पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, चावल की मिलिंग का मुख्य उद्देश्य है ए उसका स्वाद बढ़ाना, बी भूसी और चोकर को हटाना, सी उसे पकाने में आसान बनाना, या डी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। चावल की मिलिंग का मुख्य उद्देश्य है बी, भूसी और चोकर को हटाना मतलब हस्क और ब्रैन को हटाना। और ऐसा क्यों करते हैं? इससे चावल खाने योग्य और देखने में आकर्षक बनता है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 7। चावल की मिलिंग के दौरान प्राप्त उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट हैं ए स्टार्च, बी आटा, सी भूसी और चोकर, या डी तेल। जैसा हमने पिछले सवाल में बात की, जो चीज हम हटाते हैं वही बाई प्रोडक्ट है, तो सही जवाब है सी, भूसी और चोकर। सही। अब चावल से गेहूं पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गेहूं की मिलिंग गेहूं को इसमें अलग करती है। ए चोकर और जर्म, बी आटा चोकर और जर्म, सी केवल आटा, या डी आटा और जर्म। गेहूं की मिलिंग में 3 मुख्य चीजें अलग होती हैं, तो सही जवाब है बी, आटा चोकर और जर्म, यानी फ्लावर, ब्रैन और जर्म। आटा एंडोस्पर्म से बनता है। और ये तीनों अलग अलग इस्तेमाल होते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। क्वेश्चन नंबर 9। मिलिंग से पहले गेहूं की कंडीशनिंग की जाती है ताकि ए गेहूं को साफ किया जा सके, बी चोकर को सख्त करना और एंडोस्पर्म को नरम करना, सी जर्म को हटाया जा सके, या डी नमी की मात्रा बढ़ाई जा सके। इसका सही जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है बी,
चोकर को सख्त करना और एंडोस्पर्म को नरम करना। ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब एक ही प्रोसेस से एक चीज सख्त और दूसरी नरम। हाँ, यही इसकी खासियत है। कंडीशनिंग में गेहूं में नियंत्रित मात्रा में नमी डाली जाती है। अच्छा। इससे बाहरी चोकर नमी सोखकर सख्त और लचीला हो जाता है, जिससे वो आसानी से अलग हो जाता है, और अंदर का एंडोस्पर्म नरम हो जाता है, जिससे उसका आटा अच्छा बनता है। कमाल है, ये तो बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग है। हाँ। चलिए अब मक्के की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मक्के की मिलिंग मुख्य रूप से मक्के को इसमें अलग करती है। ए, ग्रिट्स और आटा, बी, तेल और भोजन, सी, स्टार्च, जर्म, फाइबर और प्रोटीन, या डी, केवल स्टार्च। मक्के के दाने के 4 मुख्य घटक होते हैं, इसलिए सही जवाब है सी, स्टार्च, जर्म, फाइबर और प्रोटीन। ठीक है। अब मक्के की मिलिंग के 2 तरीके होते हैं, ड्राई और वेट। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मक्के की सूखी मिलिंग यानी ड्राई मिलिंग से मुख्य रूप से उत्पादन होता है। ए, स्टार्च, बी, ग्रिट्स और आटा, सी, कॉर्न सिरप, या डी, एथेनॉल। ड्राई मिलिंग एक फिजिकल प्रक्रिया है। इससे मुख्य रूप से बी, ग्रिट्स और आटा यानी ग्रिट्स एंड फ्लावर बनता है। अच्छा, तो फिर वेट मिलिंग कब करते हैं? यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मक्के की गीली मिलिंग यानी वेट मिलिंग को प्राथमिकता दी जाती है जब उद्देश्य उत्पादन करना हो। ए, पशु चारा, बी, स्टार्च और कॉर्न सिरप, सी, ग्रिट्स और आटा, या डी, कॉर्न ऑयल। जब हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स चाहिए तब हम वेट मिलिंग करते हैं, तो इसका जवाब है बी, स्टार्च और कॉर्न सिरप। मतलब ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हाँ, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मक्के के घटकों को ज्यादा बारीकी से अलग किया जाता है। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब तो आसान हो गया। मक्के की गीली मिलिंग का प्रमुख उत्पाद है ए, फाइबर, बी, स्टार्च, सी, प्रोटीन, या डी, तेल। हाँ, वेट मिलिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है बी, स्टार्च। ठीक है, अब वापस बाई प्रोडक्ट्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। राइस ब्रान यानी चावल की भूची किसका एक समृद्ध स्रोत है? ए, प्रोटीन, बी, तेल, सी, फाइबर, या डी, स्टार्च। राइस ब्रैन, ये बी, तेल यानी ऑयल का बहुत अच्छा सोर्स है। राइस ब्रैन ऑयल आजकल काफी पॉपुलर भी है। हाँ, सुना है काफी हेल्दी होता है। जी। और क्वेश्चन नंबर 15। गेहूं के चोकर यानी व्हीट ब्रांड का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ए, मानव उपभोग के लिए, बी, पशु चारे के लिए, सी, जैव ईंधन उत्पादन के लिए, या डी, बेकिंग के लिए। व्हीट ब्रांड में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका मुख्य उपयोग बी, पशु चारे यानी एनिमल फीड के लिए होता है। तो जैसा हमने देखा, मिलिंग और प्रसंस्करण से कितने अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं। इन सभी विषयों को विस्तार से और सही रणनीति के साथ समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं पर एग्रो एकेडमी का RPSC AO फाउंडेशन बैच आपकी मदद कर सकता है। हाँ, जहां हर विषय को इसी तरह गहराई से कवर किया जाता है। और अपनी तैयारी को परखने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। जरूर। चलिए अब मिलिंग से आगे बढ़कर भंडारण यानी स्टोरेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अनाज भंडारण का मुख्य उद्देश्य है ए, बाजार मूल्य बढ़ाना, बी, बीज के रूप में उपयोग करना, सी, खराब होने और नुकसान को रोकना, या डी, निर्यात के लिए तैयार करना। स्टोरेज का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य है सी, खराब होने और नुकसान को रोकना। हमें अनाज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बचाना होता है। सही बात है। और उसे बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 17। लंबे समय तक अनाज भंडारण के लिए सुरक्षित नमी की मात्रा आमतौर पर होती है ए, 15% से अधिक, बी, 13% से कम, सी, 18% के आसपास, या डी, 20% से अधिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा बी, 13% से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कम नमी फंगस, कीड़ों और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है, जिससे अनाज सेफ रहता है। ठीक है, लेकिन अगर कीड़े लग ही जाएं, तो क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 इसी पर है। अनाज भंडारण में धूमन यानी फ्यूमिगेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ए, नमी, बी, तापमान, सी, कीड़े और कीट, या डी, फंगस। फ्यूमिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस का इस्तेमाल होता है, और ये सी, कीड़े और कीट यानी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स को मारने के लिए की जाती है। अच्छा, तो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अनाज भंडारण में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम फ्यूमिगेंट है ए, मिथाइल ब्रोमाइड, बी,
एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन? वैसे तो कई हैं, लेकिन सबसे आम है बी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ये नमी के संपर्क में आकर फॉस्फीन गैस छोड़ता है जो कीड़ों के लिए घातक है। समझ गया। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। अनाज भंडारण के दौरान उचित वातन यानी एरेशन से मदद मिलती है। ए अनाज सुखाने में, बी अनाज को ठंडा करने में, सी तापमान और नमी को नियंत्रित करने में या डी कीटों को भगाने में? एरेशन का मुख्य काम है सी तापमान और नमी को नियंत्रित करना। ये कैसे काम करता है? इसमें हम ठंडी हवा को अनाज के ढेर में से गुजारते हैं ताकि अंदर हॉटस्पॉट ना बने और नमी का लेवल एक जैसा बना रहे। ये एक तरह से अनाज का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। वाह! तो आज हमने खाद्य प्रसंस्करण, मिलिंग और भंडारण से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया। और उम्मीद है कि हर प्रश्न के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो अब सबको और ज्यादा साफ हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, प्रश्न संख्या 1, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थान से उसके आसपास के तापमान से कम तापमान पर ऊष्मा को हटाया जाता है। विकल्प हैं ए हीटिंग, बी रेफ्रिजरेशन, सी इवेपोरेशन और डी ड्राइंग। ये तो बिल्कुल परिभाषा ही पूछ ली है। हाँ, एकदम बेसिक। इसका सही उत्तर है बी रेफ्रिजरेशन। ये रेफ्रिजरेशन की मूल परिभाषा है, एक ठंडी जगह से गर्मी निकालकर उसे गर्म जगह पर छोड़ना। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। रेफ्रिजरेंट के दबाव और तापमान को वायुमंडलीय से ऊपर बढ़ा देता है। ऑप्शंस हैं ए कंप्रेसर, बी इवेपोरेटर, सी एक्सपेंशन वाल्व और डी कंडेंसर। पार्ट है जो रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करता है और उससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। सिस्टम का दिल भी कहते हैं इसे, है ना? एग्जैक्टली। पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को यही पंप करता है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3। रेफ्रिजरेशन एक से तापमान क्षेत्र में ऊष्मा ऊर्जा को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। और विकल्प हैं ए बहुत कम उच्च, बी उच्च बहुत उच्च, सी उच्च कम और डी कम उच्च। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। इसका उत्तर है डी कम उच्च। जैसा हमने पहले सवाल में बात की, गर्मी हमेशा ठंडी जगह से मतलब लो टेम्परेचर रीजन से गर्म जगह की ओर ट्रांसफर की जाती है। बिल्कुल, हाई टेम्परेचर रीजन की ओर। बहुत बढ़िया। अब है प्रश्न संख्या 4। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में साइकिल को माना जाता है जो हीट इंजन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए रैंकिन साइकिल, बी कार्नोट साइकिल, सी ओटो साइकिल और डी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। यहाँ सही विकल्प है डी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। हाँ, जो हीट इंजन होता है वो काम करता है कार्नोट साइकिल पर और रेफ्रिजरेटर या हीट पंप उसके ठीक उल्टे सिद्धांत पर यानी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर काम करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की आदर्श साइकिल हुई। हाँ, ये एक आइडियल साइकिल है, एक बेंचमार्क है। समझ गया। अब है प्रश्न संख्या 5। हाँ, ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ में आणविक कंपन यानी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के रूप में मौजूद होता है। विकल्प ए करंट, बी लाइट, सी हीट, डी साउंड। ये तो ऊष्मा यानी सी हीट की सीधी सीधी परिभाषा है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर। जब तापमान को क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ा दिया जाता है तो और ऊष्मा देने पर उबलते पानी का तापमान नहीं बढ़ता है, इसे के रूप में जाना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसके ऑप्शंस हैं ए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी संलयन की गुप्त ऊष्मा और डी कुल ऊष्मा। सही जवाब है ए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्च होती है, जैसे पानी से भाप, और इस दौरान तापमान नहीं बढ़ता। अच्छा, तो सारी एनर्जी स्टेट चेंज करने में लग जाती है। बिल्कुल। ठीक है। प्रश्न संख्या 7। रेफ्रिजरेंट का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर से काफी नीचे होना चाहिए। विकल्प हैं ए कंडेंसर, बी कंप्रेसर, सी इवेपोरेटर, डी एक्सपेंशन वाल्व। सही उत्तर है सी इवेपोरेटर, क्योंकि इवेपोरेटर जो है वो सिस्टम का सबसे ठंडा हिस्सा होता है और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रेफ्रिजरेंट वहीं पर जम जाए। हाँ, वरना तो पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा। सही बात है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8 का उपयोग ऊर्जा की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस ए
विशिष्ट ऊष्मा, बी एंट्रोपी, सी एंथैल्पी, डी थर्मल कंडक्टिविटी। में ऊर्जा की अनुपलब्धता या कह सकते हैं कि सिस्टम की अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर का माप है। ठीक है, तो ये थे रेफ्रिजरेशन के मूल सिद्धांतों पर कुछ सवाल। अब चलिए ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स से जुड़े कुछ सवालों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। एक प्रणाली जहां तरल स्थिर प्रवाह मतलब स्टेडी फ्लो की स्थिति में रहता है उसे कहा जाता है। इसके ऑप्शंस तो सवाल में ही छिपे हैं। हाँ, ए स्थिर प्रवाह, बी अस्थिर प्रवाह, सी प्रतिवर्ती प्रवाह और डी अपरिवर्तनीय प्रवाह। तो इसका सीधा जवाब है ए स्थिर प्रवाह यानी स्टेडी फ्लो। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 10 कहता है कि एक प्रणाली में ऊर्जा के सभी रूपों का योग हमेशा समान रहता है। विकल्प हैं ए ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, बी पहला नियम, सी दूसरा नियम और डी तीसरा नियम। ये तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम बी ऊष्मागतिकी का पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 रेफ्रिजरेशन सिस्टम के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शंस फिर से वही हैं, 0वां, पहला, दूसरा या तीसरा नियम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है सी ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम बताता है कि ऊष्मा अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं जा सकती। इसके लिए बाहरी कार्य मतलब एक्सटर्नल वर्क की जरूरत होती है जो हमारा कंप्रेसर करता है। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और मैं बता दूं कि इस तरह के सभी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए एग्रो एकेडमी का RPCAN फाउंडेशन बैच देखा जा सकता है, जहां हर टॉपिक को विस्तार से कवर किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। एक प्रक्रिया होती है यदि इसमें सिस्टम और परिवेश के बीच एक सीमित तापमान अंतर पर ऊष्मा का हस्तांतरण शामिल हो। ऑप्शंस ए स्थिर, बी अस्थिर, सी प्रतिवर्ती या डी अपरिवर्तनीय। इसका सही जवाब है डी अपरिवर्तनीय यानी इरिवर्सिबल। असल दुनिया में होने वाली सभी प्रक्रियाएं अपरिवर्तनीय ही होती हैं क्योंकि उनमें कुछ न कुछ नुकसान मतलब लॉस होता ही है। परफेक्ट प्रक्रिया नहीं होती कोई नहीं होती। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 13 का उपयोग प्रक्रिया की अपरिवर्तनीयता मतलब इरिवर्सिबिलिटी को मापने के लिए किया जाता है। ये सवाल शायद पहले भी आया है अलग तरीके से। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। इसका उत्तर है बी एंट्रोपी। एंट्रोपी में जो बढ़ोतरी होती है वो प्रक्रिया की अपरिवर्तनीयता को ही दर्शाती है। सही। अगला प्रश्न संख्या 14। एंट्रोपी एक पदार्थ के भीतर यांत्रिक कार्य में रूपांतरण के लिए अनुपलब्ध तापीय ऊर्जा का एक माप है। यह कथन द्वारा दिया गया है। इसमें वैज्ञानिकों के नाम है ए क्लॉसियस, बी निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट, सी विलियम थॉमसन और डी जेम्स क्लार्क। ये एक प्रसिद्ध कथन है और ये ए क्लॉसियस मतलब क्लॉसियस ने दिया था। ठीक है, ये याद रखने वाला फैक्ट है। हाँ। प्रश्न संख्या 15 में वृद्धि ऊर्जा के क्षरण, डेग्रेडेशन में वृद्धि या ऊर्जा की उपलब्धता में कमी को इंगित करती है। ये फिर से एंट्रोपी से ही जुड़ा है। विकल्प हैं ए एंट्रोपी, बी एंथैल्पी, सी विशिष्ट ऊष्मा, डी गुप्त ऊष्मा। बिल्कुल, इसका उत्तर है ए एंट्रोपी। चलिए प्रश्न संख्या 16। प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यह भी एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। ऑप्शंस हैं ए इसोथर्मल, बी एडियाबैटिक, सी आइसोबारिक, डी आइसोकोरिक। सही जवाब है बी एडियाबैटिक प्रक्रिया। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरी तरह से इंसुलेटेड हो, कोई हीट अंदर बाहर नहीं होती। ठीक है, अब इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 17। एक प्रतिवर्ती एडियाबैटिक प्रक्रिया को प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस ए आइसेंट्रोपिक, बी इसोथर्मल, सी आइसोबारिक, डी आइसोकोरिक। प्रतिवर्ती एडियाबैटिक प्रक्रिया को ए आइसेंट्रोपिक मतलब आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया कहते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब जिसमें एंट्रोपी स्थिर रहती है, कांस्टेंट एंट्रोपी। बहुत बढ़िया। अब है प्रश्न संख्या 18। कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ऊष्मा अवशोषण और अस्वीकृति होती है और संपीड़न और विस्तार होते हैं। इसमें 2 खाली जगह भरनी है। हाँ, तो कार्नोट साइकिल में हीट ट्रांसफर हमेशा स्थिर तापमान पर होता है, यानी आइसोथर्मल। बिल्कुल।
और कंप्रेशन और एक्सपेंशन स्थिर एंट्रोपी पर होता है, यानी आइसेंट्रोपिक। तो सही उत्तर हुआ बी, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक। समझ गया। अब इस खंड का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 19 का उपयोग उच्च दबाव वाले तरल रेफ्रिजरेंट को नियंत्रित दर पर सिस्टम के निम्न दबाव में जाने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। ये कौन सा पार्ट करता है? ए, कंडेंसर, बी, कंप्रेसर, सी, एक्सपेंशन वाल्व, डी, इवेपोरेटर। ये काम है सी, एक्सपेंशन वाल्व का। ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को अचानक से बहुत कम कर देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेफ्रिजरेंट्स और सिस्टम के मुख्य घटकों की। प्रश्न संख्या 20 से शुरू करते हैं। प्रश्न 20, एक रेफ्रिजरेंट है जो खाद्य पदार्थों के रंग, स्वाद या बनावट को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शंस हैं SO2, CO2, अमोनिया और R12। इसका सही जवाब है सी, अमोनिया। इसे बड़े कोल्ड स्टोरेज में इसलिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, पानी में घुलकर थोड़ा अम्लीय हो जाता है लेकिन खाद्य उत्पादों को प्रभावित नहीं करता है। इसका उत्तर है ए, CO2। ये पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है पर फूड पर असर नहीं करता। अच्छा, अब है प्रश्न संख्या 22। ये रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में है। विशिष्ट ऊष्मा और वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होना चाहिए। ऑप्शंस हैं उच्च और निम्न, या दोनों उच्च या दोनों निम्न। देखिए, दोनों ही उच्च होने चाहिए, मतलब हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर। तो ऑप्शन बी हुआ उच्च उच्च। हाँ, दोनों ही रेफ्रिजरेशन प्रभाव को बढ़ाते हैं। CO2, SO2, अमोनिया और मिथाइल क्लोराइड। दिए गए विकल्पों में से बी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक विषैला है। ओके, प्रश्न संख्या 24 को ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ये तो काफी कॉमन है। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है बी, ठोस CO2, मतलब सॉलिड CO2। बिल्कुल। प्रश्न 25 को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय माना जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, सही। ये है ए, कंप्रेसर, क्योंकि यही रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में पंप करता है। बहुत बढ़िया। अब कुछ और घटकों और प्रदर्शन से जुड़े सवाल। प्रश्न संख्या 26, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में प्रति स्टेज दबाव वृद्धि होती है। कम, बहुत अधिक, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में प्रति स्टेज दबाव वृद्धि डी, कम यानी स्मॉल होती है, इसीलिए इसमें मल्टीपल स्टेज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, प्रश्न 27 रेफ्रिजरेंट से गर्मी को हटाता है। गर्मी हटाने का काम मतलब सिस्टम से बाहर फेंकने का काम। हाँ, तो ये कौन करता है? ये काम करता है ए, कंडेंसर। ये इवेपोरेटर से आई गर्मी को रेफ्रिजरेंट से हटाकर बाहर फेंकता है। ठीक है। प्रश्न 28 घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा है? ऑप्शंस हैं अमोनिया, R12, SO2, CO2। आमतौर पर जो पहले इस्तेमाल होता था वो था बी, R12। हालांकि अब इसे ओजोन लेयर के कारण फेज आउट किया जा रहा है। हाँ, अब नए रेफ्रिजरेंट आ गए हैं। जी। प्रश्न संख्या 29 को कूलर या फ्रीजर भी कहा जाता है। इसका उत्तर है ए, इवेपोरेटर, क्योंकि असल में ठंडक तो यहीं पैदा होती है, यहीं पर रेफ्रिजरेंट गर्मी सोखता है। बिल्कुल सही। और प्रश्न 30 इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये भी एक कंट्रोल डिवाइस है। ये है बी, एक्सपेंशन वाल्व। ये इवेपोरेटर के लोड के अनुसार रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने अंतिम खंड पर हैं जो क्षमता और हीट पंप से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 31 रेफ्रिजरेशन क्षमता को की इकाई में मापा जाता है। ऑप्शंस हैं किलोवाट, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, हॉर्स पावर या किलो कैलोरी प्रति मिनट। इसकी जो स्टैंडर्ड इकाई है वो है बी, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसे TR भी कहते हैं। हाँ। ठीक है। प्रश्न 32 पानी के लिए सनलयन की गुप्त ऊष्मा का मान है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका एक स्टैंडर्ड मान है जो है सी, 80 kC कैलोरी पर किलोग्राम। 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। जी। प्रश्न 33 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर है। इसमें विकल्प हैं 50 किलो कैलोरी मिनट, 3.5 किलोवाट और फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। 1 टन रेफ्रिजरेशन इन दोनों के बराबर होता है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट भी और 3.5 किलोवाट भी। तो सही उत्तर है डी, दोनों ए और बी। ये कन्वर्जन याद रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रश्न 34 प्रक्रिया में किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है।
ये थर्मोडायनामिक्स का सवाल है। ये होता है सी आइसोकोरिक प्रक्रिया में, क्योंकि इस प्रक्रिया में आयतन मतलब वॉल्यूम स्थिर रहता है तो कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, इसलिए वर्क डन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। हाँ। प्रश्न 35। एक ऐसा उपकरण है जो निम्न तापमान स्रोत से ऊष्मा निकालता है और उसे उच्च तापमान सिंक तक पहुंचाता है। ये तो रेफ्रिजरेटर का उल्टा हुआ। हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं बी हीट पंप। ये कम तापमान से गर्मी लेकर उसे उच्च तापमान पर पहुंचाता है। ठीक है। अब प्रश्न 36। हीट पंप के प्रदर्शन को के रूप में जाना जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए होता है वैसे ही हीट पंप के लिए भी होता है। इसे कहते हैं ए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी COP। ठीक है, COP। हाँ। प्रश्न 37। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट का हिमांक होना चाहिए। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जितना कम हो उतना अच्छा। तो दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा है डी -40 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो सिस्टम में जमे नहीं। बिल्कुल। प्रश्न 38। रेफ्रिजरेंट का दबाव वायुमंडलीय दबाव से होना चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य या कोई भी। इसे ए पॉजिटिव रखना बेहतर होता है, मतलब वायुमंडलीय दबाव से थोड़ा अधिक। क्यों? ताकि अगर कोई लीकेज हो तो रेफ्रिजरेंट बाहर निकले, हवा अंदर ना आए। हवा अंदर आने से सिस्टम में नमी आ सकती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। प्रश्न 39। जब रेफ्रिजरेशन साइकिल का उपयोग गर्म करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये हम अभी बात कर चुके हैं। हाँ, इसे बी हीट पंप कहते हैं। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 40। रेफ्रिजरेंट पानी के साथ मिलकर क्षारीय मतलब अल्कलाइन हो जाता है। CO2, SO2, R12 या अमोनिया? इसका सही जवाब है डी अमोनिया। ये पानी के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो क्षारीय होता है और ये अम्लीय खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। तो ये थे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के रेफ्रिजरेशन विषय पर 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 को 1 किलो पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है और विकल्प है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, स्पेसिफिक हीट या एंट्रोपी। इसका सही उत्तर है सी, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट मतलब किसी पदार्थ का वो गुण है जो बताता है कि उसका तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। अच्छा जी। खाद्य प्रसंस्करण में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि किसी प्रोडक्ट को गर्म करने या ठंडा करने में कितनी ऊर्जा लगने वाली है। ठीक है, अगला सवाल। प्रश्न संख्या 42 प्राकृतिक प्रशीतन मतलब नेचुरल रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रशीतन माध्यम है। विकल्प है बर्फ, अमोनिया, फ्रियोन या CO2। इसका सही जवाब है ए, बर्फ यानी आइस। देखिए, प्राकृतिक प्रशीतन का सबसे सरल और कह सकते हैं सबसे पुराना उदाहरण बर्फ का ही इस्तेमाल है। हाँ, ये तो है। बाकी जो हैं जैसे अमोनिया और फ्रियोन, ये सब कृत्रिम प्रशीतन प्रणालियों में मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम्स में उपयोग होते हैं। ओके। प्रश्न संख्या 43 वह ऊष्मा है जो किसी पिंड की अवस्था को बदले बिना उसके तापमान में वृद्धि या कमी का कारण बनती है। विकल्प ए लैटेंट हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी सेंसिबल हीट और डी ह्यूमिड हीट। यहाँ सही उत्तर सी, सेंसिबल हीट है, जिसे हम संवेदी ऊष्मा भी कहते हैं। सेंसिबल हीट। जी, इसे सेंसिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ऊष्मा के कारण जो तापमान में बदलाव होता है उसे हम थर्मामीटर से माप सकते हैं, यानी सेंस कर सकते हैं। समझ गई। अगला है प्रश्न संख्या 44 को किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। विकल्प है ए सेंसिबल हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी लेटेंट हीट और डी टोटल हीट। इसका उत्तर है सी, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा। हाँ, ये वो छिपी हुई ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के दौरान जैसे बर्फ से पानी बनते समय एब्जॉर्ब होती है या निकलती है, लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, तो प्रश्न संख्या 45 लेटेंट हीट को प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। विकल्प है A2, B3, C4 या D5। इसका सही जवाब है B3। मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार होते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब गलनांक की गुप्त ऊष्मा,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और तीसरा लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। प्रश्न संख्या 46। प्रशीतन में का उपयोग विभिन्न खाद्य उत्पादों को ठंडा करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ए लेटेंट हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी ह्यूमिड हीट, डी सेंसिबल हीट। इसका उत्तर है बी स्पेसिफिक हीट। जैसा हमने पहले भी बात की थी, किसी खाद्य उत्पाद का तापमान कम करने के लिए हमें कितनी ऊष्मा निकालनी होगी, ये उसकी स्पेसिफिक हीट पर ही निर्भर करता है। ओके। प्रश्न संख्या 47। यदि 1 किलो बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के स्थिर तापमान पर पानी में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा परिवेश से अवशोषित होती है। विकल्प ए 80 किलो कैलोरी, बी 40 किलो कैलोरी, सी 50 किलो कैलोरी, डी 60 किलो कैलोरी। इसका सही मान है ए 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी। जी, ये पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान है। मतलब 1 किलो बर्फ को पिघलाने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 48। 1 किलो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर उसी तापमान पर बर्फ में जमाने के लिए हटाई जाने वाली ऊष्मा है। ए सेंसिबल हीट, बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डी स्पेसिफिक हीट। यहाँ सही विकल्प बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। असल में ये वही ऊर्जा है जो पिघलने के लिए एब्जॉर्ब होती है, बस जमने की प्रक्रिया में इसे सिस्टम से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 49। वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलो पानी को भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। विकल्प ए 480 किलो कैलोरी, बी 520 किलो कैलोरी, सी 540 किलो कैलोरी, डी 630 किलो कैलोरी। सही उत्तर है सी 540 किलो कैलोरीज। ये पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मान है और इसीलिए भाप में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 50 कहता है कि ऊष्मा पिंड के पदार्थ और द्रव्यमान की परवाह किए बिना उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहती है। विकल्प है ए ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, बी पहला नियम, सी दूसरा नियम या डी तीसरा नियम। यह कथन सी ऊष्मागति का दूसरा नियम है, अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, दूसरा नियम? जी, यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की जो प्राकृतिक दिशा है उसको परिभाषित करता है। अगला है प्रश्न संख्या 51। आंतरिक ऊर्जा और दबाव और आयतन के गुणनफल का योग है। ए स्पेसिफिक हीट, बी एंट्रोपी, सी एंथैल्पी या डी टोटल हीट। इसका सही जवाब है सी एंथैल्पी। थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी एक सिस्टम की कुल ऊर्जा को दर्शाती है। चलिए अब अगले कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। एक प्रणाली जहां द्रव स्थिर प्रवाह की स्थिति में रहता है उसे कहा जाता है। विकल्प है ए स्टेडी फ्लो, बी अनस्टेडी फ्लो, सी रिवर्सिबल फ्लो, डी इरिवर्सिबल फ्लो। सही उत्तर है ए स्टेडी फ्लो यानी स्थिर प्रवाह। इसका मतलब यह है कि समय के साथ सिस्टम की किसी भी बिंदु पर द्रव के गुण जैसे दबाव या वेग वो बदलते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 53 कहता है कि उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का प्रवाह अपरिवर्तनीय है, मतलब इरिवर्सिबल है। ए शून्यवां नियम, बी पहला नियम, सी दूसरा नियम, डी तीसरा नियम। ये फिर से दूसरे नियम का ही एक और पहलू है। अच्छा, ये भी सेकंड लॉ ही है? हाँ, जो प्रक्रियाओं की स्वाभाविकता और उनकी दिशा को बताता है। ओके। प्रश्न संख्या 54 किसी पदार्थ द्वारा ऊष्मा के प्रवाह के लिए प्रस्तुत प्रतिरोध को इंगित करता है। ए स्पेसिफिक हीट, बी थर्मल कंडक्टिविटी, सी एंट्रोपी, डी एंथैल्पी। इसका जवाब है बी थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता। जिस पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है। चलिए अगली कुछ प्रश्न रिवीजन जैसे लगेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 55 ये वही सवाल है जो 43 था। ऊष्मा जो अवस्था बदले बिना तापमान बदलती है, तो इसका जवाब तो हाँ, इसका जवाब सी सेंसिबल हीट ही होगा। सही। प्रश्न 56 ये 44 की तरह है। अवस्था बदलने के लिए जरूरी ऊष्मा। जी, ये सी लेटेंट हीट है। बिल्कुल। प्रश्न 57 लेटेंट हीट के प्रकार, ये भी हम कर चुके हैं। हाँ, बी 3 प्रकार। प्रश्न 58 ये भी हो चुका है।
खाद्य उत्पादों को ठंडा करने के लिए ऊष्मा की मात्रा। बी स्पेसिफिक हीट। और प्रश्न 59, 1 किलो बर्फ को पिघलाने वाली ऊष्मा। ए 80 किलो कैलोरी। प्रश्न 60, 1 किलो पानी को जमाने के लिए हटाई गई ऊष्मा। बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्रश्न 61, 1 किलो पानी को भाप में बदलने के लिए। सी 540 किलो कैलोरी। प्रश्न 62, ऊष्मा का उच्च से निम्न तापमान की ओर बहना। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। और प्रश्न 63, आंतरिक ऊर्जा और दबाव आयतन का योग। यह है एंथैल्पी। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा रिवीजन हो गया। चलिए अब रेफ्रिजरेशन की परफॉर्मेंस से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 64, को 1 टन बर्फ बनाने के लिए 24 घंटे के भीतर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन पानी से हटाई जाने वाली ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। ए रेफ्रिजरेशन रेट, बी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, सी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और डी आउटपुट ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसे बी टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? जी, यह रेफ्रिजरेशन क्षमता की एक मानक इकाई है जिसे शॉर्ट में टीआर भी कहा जाता है। ओके। प्रश्न संख्या 65, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ए 40 kg कैल्क केजी, बी 60 kg कैल्क केजी, सी 80 kg कैल्क केजी, डी 540 kg कैल्क केजी। जैसा हमने पहले भी एक सवाल में देखा था, इसका सही मान सी 80 kg कैल्क केजी है। प्रश्न संख्या 66, 1 टन रेफ्रिजरेशन के बराबर है। ए 50 kg मिन, बी 3.5 किलोवाट, सी 50 kg मिनिमम और डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी, ए और बी दोनों। 1 टन रेफ्रिजरेशन लगभग 50 कैल मिन या फिर 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। ये दोनों मान याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 67, प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है जब घर्षण के कारण ऊष्मा शून्य होती है। विकल्प है ए आइसेंट्रोपिक, बी आइसोथर्मल, सी आइसोकोरिक, डी आइसोबारिक। सही उत्तर है ए आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया। ये एक कह सकते हैं आदर्श प्रक्रिया है जिसमें एंट्रोपी स्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 68, एक रेफ्रिजरेशन इकाई है जो निम्न श्रेणी के ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा निकालने और उसे उपयोगी तापमान तक अपग्रेड करने में सक्षम है। ए कंप्रेसर, बी हीट पंप, सी कंडेंसर, डी इवेपोरेटर। ये परिभाषा बी हीट पंप की है। हीट पंप? जी, यह रेफ्रिजरेटर के उल्टे सिद्धांत पर काम करता है, मतलब ठंडी जगह से गर्मी लेकर गर्म जगह पर छोड़ता है। दिलचस्प। प्रश्न संख्या 69, हीट पंप का ऊष्मा की आपूर्ति और किए गए कार्य के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बी इफेक्टिव परफॉर्मेंस रेशियो, सी हीट पंप परफॉर्मेंस रेशियो, डी उपरोक्त सभी। इन सभी शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही उत्तर डी उपरोक्त सभी हैं। अच्छा, ये सभी सही हैं? जी, पर आमतौर पर इसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या सीओपी कहते हैं। प्रश्न संख्या 70, अधिकांश रेफ्रिजरेंट का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो सामान्य रेफ्रिजरेशन सिस्टम की आवश्यकता को पूरा करता है। ए -10 डिग्री सेल्सियस, बी -20 डिग्री सेल्सियस, सी -30 डिग्री सेल्सियस, डी -40 डिग्री सेल्सियस। एक अच्छी रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, तो यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प डी -40 डिग्री सेल्सियस है, ताकि वो सिस्टम के अंदर जमे नहीं। चलिए अब अंतिम खंड पर आते हैं, रेफ्रिजरेंट्स और उनके उपयोग। प्रश्न संख्या 71, इवेपोरेटर और कंडेंसर में दबाव हमेशा आवश्यक तापमान के लिए वांछनीय होता है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव से अधिक नहीं होना चाहिए। विकल्प है ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव या नेगेटिव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ सही उत्तर ए पॉजिटिव है। सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है ताकि बाहर की हवा और नमी लीक होकर अंदर ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो सिस्टम को खराब कर सकती है। प्रश्न संख्या 72, जब वायुमंडलीय तापमान आराम के तापमान से नीचे होता है तो हीटिंग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेशन चक्र कहलाता है। ए हीटिंग कॉइल, बी हीट पंप, सी हीट इंजन, डी हीटर।
यह फिर से बी हीट पंप की परिभाषा है, जिसका उपयोग हम सर्दियों में हीटिंग के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 73। रेफ्रिजरेंट पानी में घुलने पर क्षारीय मतलब एल्कलाइन प्रकृति का हो जाता है और फलों और सब्जियों के साथ प्रतिक्रिया करता है। विकल्प ए CO2, बी फ्रियॉन, सी H2O, डी अमोनिया। अमोनिया का है। अच्छा, अमोनिया का। जी, और इसी वजह से अमोनिया का उपयोग सीधे खाद्य संपर्क वाले अनुप्रयोगों में बहुत सावधानी से किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 74। रेफ्रिजरेंट खाद्य सामग्री के रंग, स्वाद या बनावट को प्रभावित नहीं करता है। ए फ्रियॉन, बी CO2, सी अमोनिया, डी SO2। ए फ्रेयॉन अपनी इनर्ट प्रकृति के कारण खाद्य उत्पादों के लिए सुरक्षित माना जाता है। मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। बिल्कुल। हालांकि अब पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। प्रश्न संख्या 75। रेफ्रिजरेंट पानी में घुलने पर अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति का हो जाता है और खाद्य सामग्री को प्रभावित नहीं करता है। ए CO2, बी अमोनिया, सी SO2 या डी फ्रियॉन। इसका सही जवाब है सी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 76। तरल की विशिष्ट ऊष्मा और वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा वांछित हैं। विकल्प है ए कम कम, बी उच्च उच्च, सी उच्च कम या डी कम उच्च। वाष्प की ज्यादा। जी, तरल की स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए और वाष्प की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी बेहतर हो। प्रश्न संख्या 77। अत्यधिक विषैला रेफ्रिजरेंट है। ए अमोनिया, बी SO2, सी फ्रियॉन 12, डी फ्रियॉन 22। दिए गए विकल्पों में से बी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक विषैला है। प्रश्न संख्या 78। को सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। ए ठोस नाइट्रोजन, बी ठोस CO2, सी ठोस SO2, डी ठोस फ्रियॉन 12। ये तो एक बहुत ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। हाँ, ये तो सबको पता होना चाहिए। सही उत्तर है बी ठोस CO2, सॉलिड CO2। प्रश्न संख्या 79। को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हृदय मतलब हार्ट माना जाता है। ए कंप्रेसर, बी इवेपोरेटर, सी कंडेंसर, डी एक्सपेंशन वाल्व। इसका सही जवाब ए कंप्रेसर है। यह पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को पंप करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिल शरीर में खून को पंप करता है। बिल्कुल सही। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 80। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के प्रति स्टेज में दबाव में वृद्धि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तुलना में होती है। ए बहुत छोटी, बी बहुत बड़ी, सी बड़ी, डी छोटी। इसका सही उत्तर है ए बहुत छोटी, वेरी स्मॉल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ज्यादा वॉल्यूम को संभालने में बेहतर होते हैं, लेकिन उनकी प्रति स्टेज दबाव वृद्धि कम होती है। तो ये थे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अब जल्दी से कमेंट्स में बताइए आपके कितने सवाल सही हुए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें और एक नया सेशन लेकर आएं, तो प्लीज चैट में यस कमेंट करें। जी, आपके फीडबैक से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्रो अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।